দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। हाँ मैम। ठीक है, देखो लास्ट क्लास हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला पढ़ा था, बट क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। बस ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे। गुड मॉर्निंग अनित। गुड मॉर्निंग मैम। तो ये क्वार्टाइल डिवीजन का पहला क्वेश्चन 14.2.18, 14.2.18। ठीक है, इसमें क्या बोला है देखते हैं। देखो बोल रहा है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ये बोला है फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड ऑल्सो इट्स कोफिशिएंट। मतलब क्या निकालना है, लास्ट क्लास जो फॉर्मूला बोला था क्वार्टाइल डेविएशन मतलब ये वाला, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो उसके लिए पहले Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा। Q3 Q1 कैसे निकलेगा वो भी लिखा हुआ है फॉर्मूले में। ठीक है, अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे, तो नॉर्मली शॉर्टर टू ग्रेटर करो, वही ठीक रहता है। शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करके फिर Q3 और Q1 निकालो। तो देखो शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करने से क्या क्या आएगा, 56, 48, 65। सबसे छोटा डेटा मुझे दिख रहा है 35। ठीक है, तो पहले आ जाएगा 35, 42, उसके बाद तो 35, 42, 48। तो लिख लेते हैं तीन डेटा, 35, 42 और 48। फिर 42, 48। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 50, 55, 56। 50, 55, 56, 55, 56, 50, 55, 56। फिर 60, 65, 75, 60, 65, 75। और लास्ट है 82। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है Q3 और Q1। कैसे निकालोगे, ये जो फॉर्मूला बताया हुआ है इसके बेसिस पे। तो सबसे पहले Q3, तो Q3 क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि क्वार्टर है तो डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म। तो n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, तो कितने सारे नंबर्स है बताओ। বলো কতগুলো নাম্বার, গুনলেই তো। 10, 10 10। प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 4 11/4 11/4। तो कितना हो जाएगा, 2.75। 2.75 2.7 फिफ्थ टर्म। तो 2.7 फिफ्थ टर्म मतलब क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड। और ये सिखाया था ना दूसरे जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म। और क्या हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शन है 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड। ठीक है, ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी पता है तो एक ही बात है, अभी पता कर लो। इस तरीके से करना पड़ता है। तो सेकेंड टर्म मतलब कौन सा वैल्यू, 42 42, और 0.75 जैसा है वैसे रहेगा। और थर्ड मतलब 48 माइनस 42। 48 तो फिर कितना हो जाएगा, 42 प्लस 0.75 इंटू 6 7 और 6। तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 0.75 कितना होता है, प्लस 42। बताओ कितना है, मैम 46.5। 46.50। देखो ऐसे करके Q1 निकालो सेम तरीके से। Q1 निकालो, Q1 कैसे निकालोगे, n+1 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा सॉरी, Q3 में तो 3 भी मल्टीप्लाई होना था ना, मैंने वो नहीं लिखा, गलत हो गया। ये Q1 निकल गया, इसको Q1 कर दो ना, ये Q1 निकल गया। Q3 में 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए था ना, इसमें सिर्फ इसको तुम लोग रीराइट करके Q1 कर दो, ये Q1 निकल गया। मतलब 1 इंटू होता है, तो 1 इंटू होने से तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया ना, तो फिर ये हम लोग का ठीक है। और Q3 में हम लोग क्या निकालेंगे, 3 इंटू ऐसे करके। ठीक है, तो 3 इंटू n+1 मतलब 10+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म। तो कितना हो जाएगा, 11/4 मतलब 11 इंटू 3, 33/4 कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर। 25। अच्छा, 8.25 8.25,
8.25 टर्म, तो 8 टर्म मतलब कौन सा वाला, काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 65 65 65 प्लस 0.25 इंटू फोर्थ माइनस 65, तो ये इसका मतलब 8th टर्म प्लस 0.25 इंटू 9th माइनस 8th, ठीक है। तो 8 तो मुझे पता है, 65, 9th कितना है उसके बाद वाला, उसके बाद कितना लिखा था हम लोगों ने, 75। तो फिर कितना आ जाएगा, ये ओवरऑल बता 10 दो सर। 10 मतलब 2 पॉइंट मतलब 67 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे हिसाब से। তাই আসছে 10 ইন্টু 0.25 মানে 2.5, আড়াই যোগ হলে 67.5, 67.5, देख लो यही आ रहा है ना, 5 हाँ ठीक मैम। है। अच्छा, अब क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वार्टाइल 3 कितना है, 67.50। क्वार्टाइल 1 कितना है, मैम 46.50 हाँ, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, मैम 10.5 10.5। अच्छा ये हो गया। अब इसका ये निकालो, तो क्या बोलते हैं उसे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालो। हम एक मिनट थोड़ा लेंगे, ठीक है। तुम लोग इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, Q3 हेलो, देखो मेरा आवाज आ रहा है, हाँ मैम आज से ঠিক আছে, বলো কত এলো কোফিशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अभी तक नहीं निकला, बोलो। Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। मैम 18.4210 এরকম আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। इंटू 100, ठीक है। तो फिर ये कितना आ जाएगा, 18। अच्छा ये ऊपर कितना आ रहा है, 50, मतलब ये हो गया 21, और नीचे कितना आ जाएगा, मैम নিচে আসবে 114 মনে হয়। 114। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ 114 इंटू 100, 18.42, ठीक है। तुम लोग को ये लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, ये भी तुम लोग ऐसे ही मतलब कैलकुलेटर पे करके कर लेना, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन ये भी निकल गया। तो क्वार्टाइल डिवीजन का जो 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा था, ये जो क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, उस पे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे लास्ट क्लास, अभी कर लिया। अब ये वाला 14.2.19 जो कि प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, बोल रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स इज 6, मतलब QD ऑफ एक्स, QD ऑफ एक्स मतलब क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ एक्स, एक्स अगर मेरा ऑब्जर्वेशन है तो उसका क्वार्टाइल डिवीजन 6 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और एक इक्वेशन दिया है 3x प्लस 6y 20, इसको बोलेंगे एक्स वाई इस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर बोल रहा है व्हाट इज द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y, QD ऑफ y क्या होगा।
क्यू डी ऑफ वाई कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्यू डी ऑफ वाई का क्या फॉर्मूला होता है, हर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सभी में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, मॉड ऑफ बी इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अगर मीन डेविएशन होता है तो उसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगता है, बस मीन डेविएशन हो जाता है इन प्लेस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज के केस में भी यही होता है, ठीक है, क्योंकि सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ओरिजिन चेंज पे इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं लेकिन स्केल चेंज पे होते हैं, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन कैसे निकालना होता है, हमें जो भी इक्वेशन गिवन है उसे हमें जनरल फॉर्म में लाना पड़ता है, यानी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट में लाना पड़ता है। इसका मतलब y एक साइड रहेगा, बाकी सारा डेटा इधर हो जाएगा। तो 6y प्लस 3x इक्वल टू 20, तो 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 3x, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 3x बाई 6, ठीक है। तो y इक्वल टू 20 बाई 6 कर देते हैं, प्लस रखेंगे बीच में और ब्रैकेट में जो भी माइनस वाला फिगर होगा उसको ऐसे दिखाएंगे। तो फॉर्मेट मेरा कैसे बन गया ए प्लस बी एक्स वाला। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर क्यू डी ऑफ एक्स मुझे पता है, मुझे क्यू डी ऑफ वाई निकालने के लिए बोला है, तो मुझे मॉड ऑफ बी चाहिए, ठीक है। तो मॉड तो साइन है, बी मुझे चाहिए, तो ये जो मैंने इक्वेशन को अरेंज किया इसमें मेरा बी का कौन सा है तो कंपेयर करके बताना है। बोलो, इक्वेशन तुम लोग पढ़ चुके हो और वैसे भी ये तो हम बता चुके हैं यहाँ पर। हाँ बोलो, আরেকবার বলো, আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে। এ প্লাস বি বি এর ভ্যালু ভ্যালু এটার সাথে এটা কম্পেয়ার করে বলতে হবে তো, বি এর স্ট্যাটিস্টিক্সে ভ্যালু তো। -3/6। हाँ -3/6, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा मेरा 3। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई हो गया मेरा 3। बोलो, समझ में आगे आना तो चाहिए क्योंकि ये कोई नया चीज है ही नहीं, क्योंकि सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को इसी तरीके से किया गया है। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট পয়েন্টে যাই। 14.2.0 14.2.20, ठीक है। इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि हमें एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, तो देखो मैंने बोला था बेस्ट कौन सा है, बोलो बेस्ट तो एसडी होता है, लेकिन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है, ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन है। ओपन एंड का मतलब देखो अप टू 20 मतलब क्या होता है कि अब हम 0 से 20 लिखे या क्या लिखे वो तो मेरा मर्जी, ठीक है, हम क्या लिखना चाहते हैं, लेकिन हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि अप टू 20 का मतलब कहीं से भी स्टार्ट होके 20 तक जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, बोलो। एटलीस्ट तुम लोगों ने जिन्होंने पहला वाला चैप्टर पढ़ा है वहां पर मैंने तुम लोग को लिखवाया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, बेस्ट मेजर्स कौन सा होता है, वहां पर तो मीन मीडियन मोड है, बट मैंने लिखवाया तो है ना मीन मीडियन मोड, तो उसी से भी तुम लोग एटलीस्ट बता तो सकते हो, बताना चाहिए। हम दिखाते हैं पॉइंट, क्योंकि मैंने लिखवाया हुआ है, तुम बताएंगे तो जरूर। ये देखो हम बताते हैं, देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है उसका क्राइटेरिया बेस्ट होने का क्या है, फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन ये सब के लिए कौन सा बेस्ट काम करता है, ठीक है। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट क्या था, मीन था, मीडियन था कि मोड था, बोलो, याद तो होना चाहिए। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए वही बेस्ट होगा ना जिसको सिर्फ बीच का डेटा का लेके काम है, स्टार्टिंग और एंडिंग का लेके काम है ही नहीं, वो तो बेस्ट होगा ना मीडियन। ओपन एंड मीडियन, ठीक है। तो ये देखो सूटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन मिल गया, मैंने लिखवाया। एटलीस्ट जिन्होंने प्रीवियस वाला चैप्टर किया, जिन्होंने नहीं किया है उनको नहीं पता, वो हम मान सकते हैं, बट तुम लोगों ने तो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मीडियन है, तो फिर यहाँ पर अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, अभी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन तुम लोगों ने पढ़ा जो भी, उसमें से मीडियन जैसा काम कौन करेगा। अब ये चीज सभी को बताना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैंने ये मतलब डिस्कशन कर रहे थे, जो कि लास्ट टॉपिक था हमारा,
था तो वहां पर मैंने बताया था, देखो कि ये अभी अभी जो क्वेश्चन किया ना कि n+1 डिवाइडेड बाई 4 करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने पूरे सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करने से ये क्वेश्चन लास्ट क्लास मुझे पूछा गया था कि मिडिल से अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने मुझे पूछा था, ठीक है। मैंने बोला था देखो ये मीडियन होता है, Q2 नहीं होता है, Q2 मीडियन हो जाता है क्योंकि ये मिडिल का वैल्यू होता है। देखो मैंने ये व्हाइट कलर से ऐसे पॉइंट करके बताया था कि Q2 मेरा मीडियन हुआ, क्वार्टाइल 2 क्यों मेरा मीडियन हुआ, क्योंकि वो मिडिल वैल्यू बताता है। और ये मैथमेटिकली भी कैंसिल आउट होके 2 और 4 का कैंसिल आउट होके n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, मतलब पूरे सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो क्वार्टाइल 2 ही मेरा मीडियन होता है। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए अगर मीडियन बेस्ड है तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन अगर रह रहा है तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में मुझे कौन सा लेना चाहिए। এখনো যদি বুঝতে না পারো তাহলে আমি কি বলবো, সামনে থাকলে কান ধরে উঠবোস করাতে। এখনো বলবে না? আরে বাবা এই তো এতগুলো মেজার, এর মধ্যে তাহলে কোনটা বেস্ট ওপেন এন্ড ক্লাসিফিকেশনের জন্য, যেখানে মিডিয়ান আছে, মিডিয়ান কোনটাতে আছে এক্ষুনি তো দেখিয়ে দিলাম। বলো কিছু। मीडियन मीन डिविएशन है। মিন ডেভিয়েশনে আছে সেটা তো আলাদা কথা, ওখানে তো ওপেন এন্ড মিন ডেভিয়েশনে আছে ওটা তো আমরা কি করি ওখানে মিন ডেভিয়েশনে যেটা বেস্ট মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি হয় সেটার মধ্যে থেকে মিন আর মিডিয়ান ইউজ করে করি, কিন্তু মিডিয়ান অ্যাকচুয়ালি কোথায় আসছে এই তো এখানে দেখাচ্ছি। তা আমি এটা দেখাবোই কেন স্পেসিফিক্যালি, সেটা থেকেও তো মাথায় ঢোকা উচিত যে আমি এটা কেন দেখাচ্ছি। তো मीडियन कहाँ आ रहा है? हम Q2 थे। Q2 तो अब अभी तो बताया कि क्वार्टाइल डेविएशन ओपन एंड क्लासिफिकेशन मीडियन के केस में होता है, वो तो मीन डेविएशन निकाल रहे हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ मीडियन। तो वो एप्लीकेशन है मीडियन का, यहाँ पर तो डायरेक्टली मीडियन होगा ना कैलकुलेशन जब क्वार्टाइल 2 निकालोगे। तो यहाँ पर जो बोला है कि एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए क्या होगा, तो वो ऑब्वियसली क्वार्टाइल डेविएशन होना चाहिए। क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन हमारा क्या डेटा लेगा, देखो वो इधर के डेटा से भी उसे कोई मतलब नहीं, इधर का भी नहीं है उसे, तो ये 3 पॉइंट निकालते हैं ना। मुझे एक चीज बताओ क्वार्टाइल डेविएशन में निकलता क्या है, कौन सा पॉइंट निकलता है ये ड्रॉ के हिसाब से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ओपन और एंड में अगर मुझे पता नहीं है कि क्या डेटा लेके कैलकुलेशन करना है, मुझे एजम्पशन बेसिस पे करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा आंसर तो इसके बीच में आने वाला है, ये पॉइंट्स आने वाले हैं। तो फिर ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब ही नहीं समझा होगा तुम लोगों ने जब मैंने बताया। ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब वो क्लासिफिकेशन होता है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अप टू 20, मतलब अब ये जैसे कोई चाहे तो उसे 0 to 20 लिख सकता है, वो बात अलग है, लेकिन 0 to 20 ही लिखना है ऐसा जरूरी तो नहीं है, हम लोग 0.1 to 20 भी तो लिख सकते हैं। तो क्योंकि इसका कुछ स्पेसिफिक पता नहीं होता है कि कहाँ से शुरू करें, तो इसे ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ड क्वार्टाइल इसीलिए होता है क्योंकि ओपन और एंड में अगर हम लोग एजम्पशन बेसिस पे भी कोई डेटा लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर तो मेरा इस रेंज के अंदर आना होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए ये बेस्ट है क्योंकि वो साइड्स एक्सट्रीम डेटा को एक्सक्लूड करके निकल रहा है। ये सारी चीज कंसेप्चुअली बताए हुए, अगर तुम लोग क्लास सुनोगे तो देखना, सुन तो नहीं रहे हो वो तो मुझे समझ में आ रहा है आंसर से, बट देखो ये सब डेप्थ में ही पूछा जाएगा, अगर ये सारी चीजों को अवॉइड कर दोगे तो मुश्किल है फिर। 0 to 20 ठीक है, वेजेस हम अपने हिसाब से करें, वहां अलग तरीके से किया हुआ है। 0 to 20, 20 to 40, ये वेजेस का डेटा दिया हुआ है। 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। अच्छा अब यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर यानी इसे हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। 5, 11, 14, 7 और 3, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्वार्टाइल
इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये पढ़ो समझ जाओगे। सिंस दिस इज एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, तो हमें क्वार्टाइल डिवीजन निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन डज नॉट टेकन इनटू अकाउंट द फर्स्ट 25% एंड लास्ट 25%, तो ये सामने का 25% और पीछे का 25% को कंसीडर ही नहीं करता है। वही तो यहाँ पर हम भी बोल रहे हैं, इन्होंने लैंग्वेज में बोला है, मैंने लैंग्वेज में नहीं बोला है। बस ये देखो, ये पूरा अगर 100% है ये लाइन, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ 25%, यहाँ से यहाँ 25, यहाँ से यहाँ 25, यहाँ से यहाँ 25%, तो 25%, 25%, 25%, 25%। लेकिन मेरा जो भी क्वार्टाइल डिवीजन निकलेगा वो ये और ये निकलेगा, ठीक है। Q1 Q2 Q3 जो भी हम लोग निकाले, ठीक है। वैसे हमें Q2 नहीं चाहिए, क्वार्टाइल डिवीजन के लिए Q3 माइनस Q1/2 होगा, लेकिन सारे पॉइंट्स आफ्टर 25% से स्टार्ट हो रहे हैं एंड एंड हो जा रहे हैं बिफोर 25%, तो यहाँ के डेटा से कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट वो माना गया है। क्योंकि बीच के ऑब्जर्वेशन से ही काम है, हम लोग वही टेक ओवर करेंगे इस मेथड में। साइड के ऑब्जर्वेशन हम लोग टेक ओवर नहीं कर पा रहे, बट कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हमें टेक ओवर करना भी नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से फिर से बता दिया एक बार। अब देखो याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे CF, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी क्वार्टाइल निकालते हैं, ठीक है, क्वार्टाइल या मीडियन निकालते हैं, तो जैसे डेटा अरेंज होता है डिस्क्रीट के केस में, वैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। तो 5 + 11 16, 16 + 14 30, 30 + 7 37, 37 + 3 40 हो गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, n/4, तो n/4 कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा टोटल ऑफ n, तो 40/4, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, Q3 और Q1। हम पहले Q1 निकालें। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, जो मीडियन का होता है, तो हम लिख देते हैं L1 + n/4, ठीक है। ये 1 इंटू हो जाएगा n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I, ये होता है, ये लिख लो, ठीक है, ये वाला लिख लो। तो देखो L1 का मतलब क्या होता है, पहले n/4 से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा क्वार्टाइल क्लास कौन सा है, तो 10 कहाँ बिलोंग कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो ढूंढना पड़ता है, ठीक है। ये चीज भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन करवाते वक्त जब मीडियन आया था मैंने ये बताया था, ठीक है। हम दिखा देते हैं, देखो कि हम लोग एक बार फिर से किए हैं, ठीक है, और अगर कभी नहीं किए हो तो भी मैंने बताया था, और प्रीवियस चैप्टर जिन्होंने कर रखा है उनका तो देखो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा चीज धीरे धीरे ही करवाया है, कोई हड़बड़ी से कुछ किया भी नहीं है। ये देखो इसके बाद दिखा देते हैं। मैंने मीडियन का फॉर्मूला भी लिख दिया था, ये रहा। ये सेम चीज मीडियन के लिए होगा, यही फॉर्मूला क्वार्टाइल के लिए भी होता है, बस ये n/2 का वैल्यू चेंज होगा और कुछ नहीं। जब क्वार्टाइल 1 निकालोगे तो 1 इंटू n/2, जब क्वार्टाइल 2 निकालोगे तो 2 इंटू n/2, सॉरी 2 इंटू n/4, मतलब ये 4 होगा, सॉरी, ठीक है। और जब क्वार्टाइल 3 निकालोगे तो 3 इंटू n/4 होगा। बाकी फॉर्मूला और हर एक फॉर्मूले का मीनिंग भी सेम रहेगा, जैसे यहाँ पर L1 का मतलब जो है, जो F का, जो CF का, सारा फॉर्मूला वहां पर भी सेम होगा, ठीक है। बस यहाँ पर n/2 है, वहां पर n/4 होगा। अब जब क्वार्टाइल 1 होगा तो 1 इंटू n/2, क्वार्टाइल 2 होगा तो 2 इंटू n/2, सॉरी n/4, और क्वार्टाइल 3 होगा तब 3 इंटू n/4, बस इतना फर्क है, बाकी सेम है। जैसे कि L1 का मतलब जो है, देखो मैंने लिख रखा है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, और लोअर क्लास बाउंड्री वगैरह भी मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा सा बोल के बता भी दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि n/2 मेरा कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ ढूंढेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ जा रहा है, वहां ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो अब दोबारा तो नहीं लिखवाएंगे ना, कितना बार लिखे, एक चीज बोलो। अब देखो यहाँ तुम लोग कॉपी का वो पेज पलटो, दिख जाएगा। अब मुझे बोलो कि 10 कहाँ बिलोंग कर रहा है, कौन से क्लास में, CF में 10 पहली बार कहाँ बिलोंग करेगा, 5 का मतलब 0 to 5, 16 का मतलब 0 to 16, बोलो 10 कहाँ बिलोंग कर रहा है। मैम 0 to 16। तो ये वाला, ठीक है, तो लोअर क्लास 20 बाउंड्री कौन सा हो जाएगा, 20 1 इंटू n/4 का मतलब 10 इंटू 1 मतलब 10 ही होगा, ठीक है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, तो क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 11, ठीक है।
और क्यूमुलेटिव Frequency फ्रीक्वेंसी 11, ऑफ द क्लास जस्ट प्रिसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। 5, और 10 सॉरी आई कितना हो जाएगा, ये दोनों का गैप, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास का, तो कितना हो जाएगा 24, 20 होता है। 24 और 40 আছে, सॉरी मैम 44। तो 5 into 20 divided by 11 plus 20, 29.09, ये मेरा हो गया क्वार्टाइल 1। सेम तरीके से तुम लोग को निकालना चाहिए क्वार्टाइल 3। तो बोलो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे, L1 जैसा है वैसा रहेगा, 3 इंटू एन बाई 4 हो जाएगा, माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 इंटू एन बाई 4 सोचना है। तो एन बाई 4 अगर 10 है तो 3 इंटू एन बाई 4 कितना होगा, 30। इसमें सोचने वाला तो कोई बात है नहीं, ये 10 है तो ये 30 होगा एन बाई 4। तो 30 कहाँ लाई करेगा, मैम 30 40 टेक 60 हाँ ना ये तो ना पूरा डायरेक्टली दिख रहा है, है 30 है ना जी। 40 से 60 के बीच में। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगा, 40 40, फ्रीक्वेंसी एफ क्या हो जाएगा, 14, और सी एफ क्या हो जाएगा, 16, और आई सेम वही 20 रहेगा। 20, अब देख लो कितना हो रहा है, 30 माइनस 16, 60। ठीक है, अब निकालो डेविएशन, वो तो पता ही है, वो तो सीखा ही है। बोलो कितना आएगा, मैम 15.45 15.45, 4-5 समथिंग आया, तो मैंने 4-6 कर दिया, मतलब 5 के बाद फिर से 5 आ रहा था। देख लेते हैं हाँ इन्होंने हाँ। क्या कहा। हाँ ठीक है, 4-6 किया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तुम लोग देख लेना, जो रहेगा वैसा कर दोगे। ठीक है, 14.2.21, 14.2.21 इसमें क्या बोला है देखते हैं। बोल रहा है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 4.80। तो मीन जो है, ऑब्जर्वेशंस 5 है मतलब एन 5 है। ठीक है, मीन का मतलब एक्स बार, ठीक है, एक्स बार हम लोग का बोल रखा है 4.80, और वेरिएंस मतलब सीवी, नहीं, वेरिएंस का मतलब होता है एसडी का स्क्वायर, और सीवी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये भी लास्ट क्लास लिखवा दिया था। वेरिएंस जो है वो है 6.16। ठीक है, ये बता रखा है, और बोल रहा है कि इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 236, व्हाट इज द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। अच्छा, 3 ऑब्जर्वेशन हमें बोल रखा है 236, तो 236 ये 3 ऑब्जर्वेशन है, और बाकी क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वैसे ये एमसीक्यू टाइप है नहीं, बट ले लिया तो चलो करवा देते हैं हम लोग का। सबसे पहले एक्स बार क्या होगा, डिवाइडेड बाई 5 होगा। ठीक है, मतलब एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का फॉर्मूला होता है मेरा समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो एक्स बार तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 4.80, एन भी मुझे बोल रखा है 5, समेशन एक्स क्या होगा, ऑब्जर्वेशन है 2 प्लस 3 प्लस 6, और बाकी दो ऑब्जर्वेशन को हम क्या मान सकते हैं, एक को ए मान लो एक को बी मान लो, तो ये सारी चीजों का टोटल करके डिवाइडेड बाई 5 करने से 4.80 आया होगा। और इसके बाद इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 4.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, थर्टीन। बोलो यहां तक समझ में आ गया होगा। हाँ मैम। এই ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ ম্যাম। সবার, বকছি কারণ তোমরা পড়ছো না সেই জন্য। বাকি যাই হোক, না বুঝতে পারলে বলবে, এরকম নয় যে বকছি বলে বলবে না। अच्छा अब देखो, वेरिएंस निकालो, वेरिएंस कैसे निकालोगे,
वेरिएंस कैसे निकलता है? एसडी का स्क्वायर होता है ना वेरिएंस का, मतलब जो एसडी स्क्वायर है वही वेरिएंस होता है, वो भी लिखा हुआ है देखो, ठीक है। अभी हम इसमें ढूंढेंगे तो मुझे काफी टाइम लगेगा। तो एसडी कैसे निकालते हो? एसडी का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ये करके हम लोग निकालते हैं। इक्वल मेरा क्या है? इक्वल मेरा 6.16 नहीं है, इसका स्क्वायर का वैल्यू है 6.16, क्योंकि एसडी स्क्वायर वेरिएंस होता है, मुझे वेरिएंस का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब मुझे एसडी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है इसका मतलब। अब समेशन एक्स का स्क्वायर कैसे लिखोगे? अब इधर से तो रूट हट जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू कितना है? 5। समेशन एक्स का स्क्वायर क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है। और समेशन एक्स का क्या लिखोगे? 11 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अगर चाहो तो 2 प्लस 3 प्लस 6 भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है तो मैंने लिख लिया, मतलब यहाँ ऑलरेडी एक बार किया था बोल के मैंने लिख लिया देख देख के, और कुछ नहीं। 6.16, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल बोलो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करने से कितना आता है? 4 ना 9 टोटल बोलो। 4 9 और 36 36। मैम 49 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर। डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, इधर का ऐसा क्यों लिखे? इधर का ऐसा लिखना तो बेवकूफी है, मैंने तो मतलब ठीक नहीं किया जो किया, ठीक है। मतलब बेवकूफी वाला ही काम किया है बेसिकली। देखो तो समेशन एक्स बाई एन तो मुझे पता ही है कितना, 4.80। तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो कि मैंने गलत, मतलब गलत कुछ नहीं है, मतलब मैंने तो ऐसा कर दिया जिसमें हमारा टाइम लगेगा, सॉल्व भी नहीं होगा। मेरे पास तो समेशन एक्स बाई एन पता है 4.80, तो हम वो लिखेंगे। 4.80 का स्क्वायर कितना होगा? मैम 23.04। 23.04। अब इसको सॉल्व करो। इधर जो है दिख रहा है जैसा है वैसा रहेगा। 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, और ये इधर ऐड कर दो। 23.04 ऐड हो जाएगा 6.16 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 29.2। तो 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29.2 इंटू 5, 146। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 146 माइनस 49, 97। बोलो, यहाँ तक ठीक है? हाँ मैम। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका फॉर्मूला लगाओ, जो रेशियो वगैरह में सीखे थे ना फॉर्मूला। अगर ये 97 है, ए प्लस बी को यूज करके फॉर्मूले में लगाना है, तो बोलो क्या फॉर्मूला लगाए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, मतलब फॉर्मूला क्या लगाए ताकि ए प्लस बी का वैल्यू यूज करके हम लोग कर सके? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर আছে তো? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना ए चाहिए, हाँ, माइनस माइनस 2ab। माइनस 2ab। माइनस 2ab। हाँ लेकिन इसमें क्या होगा, मेरा रह जाएगा ए बी, फिर से पुट करना पड़ेगा, कुछ और नहीं कर सकते हैं। पूरा सभी को बी में ट्रांसफर कर दे, इसमें एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से कर देंगे। रुको, इसमें ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू 13 माइनस बी, या फिर बी इक्वल टू 13 माइनस ए, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब पुट कर दो, ए के जगह पे 13 माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो और बी स्क्वायर कर दो, जल्दी हो जाएगा। तो 13 माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ये कर लेते हैं ना ओरली। बोलो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 26b, ठीक हुआ है? हाँ ठीक मैम। है। अब इसको सॉल्व करो। 2b स्क्वायर माइनस 26b, और इसको इधर लेके आओ, 169 माइनस 97 करो, प्लस में आएगा, कितना आएगा? 72। 72। 7 8 9 है और 7 है, 72, ठीक है सर। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो आई थिंक जल्दी हो जाएगा। बी स्क्वायर स्क्वायर 13 और 36। 36 है।
तो वही हम बोल रहे थे कि ये एमसीक्यू के लिए नहीं है। वैसे देखो एमसीक्यू में तुम लोग को ए बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तुम लोग इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो, दे सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ए बी पुट करके देखोगे ना तो पता चल जाएगा। अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस ये 36 को कितना प्लस कितना लिखे, 9 + 4 हो जाएगा ना, 9 × 4 36, 9 + 4 13, ठीक ही लिखा है लग रहा है मुझे। बी स्क्वायर माइनस 9b माइनस 4b प्लस 36 0, तो b कॉमन ले लो, b -9 b -9 0, अगले चार चार कौन है? हाँ तो b -4 0, तो b कितना हो जाएगा 9 और 4, ठीक है। तो उस हिसाब से a जब निकालेंगे तो 13 - b, तो a कितना आ जाएगा, a भी आ जाएगा 13 - b, मतलब a भी वही 9 और 4 ही आएगा। देखो ना 13 माइनस b करना है तो 13 - 9 4 और 13 - 4 9 हो जाएगा। तो a और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 और 4, समझ गए। हाँ मैम। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया। अच्छा ये वाला करने का जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यू के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। 14.2.23 ये और ये, चलो ये दो कर लेते हैं, ये मे बी काम आ सकता है, बीच का वो जरूरत नहीं, बाकी हम लोगों ने सारा ही किया है। 14.2.3 ये देखते हैं। बोल रहा है कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीवी निकालने के लिए बोला है। सीवी निकालने का मतलब क्या होता है, हमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, तो एसडी बाई मीन इंटू 100 होता है, ठीक है। तो मुझे एसडी भी निकालना पड़ेगा, मीन भी निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर अंडर 0 अंडर 20 ऐसे करके दिया है क्लासिफिकेशन, तो अंडर सॉरी अंडर 10 अंडर 0 बोल रहे हैं, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ये हो गया मेरा क्लासिफिकेशंस, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पर्सन्स जो दिया हुआ है वो है मेरा 10, 18, 30, 45, तो ये लिख लेते हैं 10, 18, 30, 45, उसके बाद था आई थिंक 60 और 80, ठीक है। और हम लोग को कैलकुलेट करना है एसडी और मीन। तो देखो एसडी मीन ये दोनों ही मैंने तुम लोग को सिखाया है कैलकुलेट करना, लेकिन ये देखो ये क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी है, देखो क्योंकि शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में चल रहा है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सीएफ दिया हुआ है, तो मुझे एफ निकाल लेना चाहिए, क्योंकि एसडी और मीन निकालने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये 10 है, तो 10 में कितना ऐड होके 18 हुआ होगा 8, तो फिर ये नेक्स्ट वाला 8 रहा होगा, 18 में कितना, 8 में कितना ऐड होने से 30 हुआ होगा, 8 में कितना वैल्यू ऐड होने से 30, 12 बोध है नहीं ना 22, 22 22 अच्छा तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक हो रहा है। देखो 10, 10 में 8 ऐड हो गया 18, 18 में 20, ओ सॉरी 18 में कितना ऐड होने से, मैंने गलत बता दिया, मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी में टोटल कैसे होता है 10, 10 में 8 ऐड होके 18, 18 में कितना ऐड होने से 30, ये सोचना था ना। 12 12, हाँ 12 फिर 12 में कितना ऐड होने से 45, हम 30 दे दे 15 হবে 30 हाँ 15 50, अच्छा फिर इसमें कितना ऐड होने से 60 होगा, 15 15 फिर से 15, अच्छा फिर 15 में कितना ऐड होने से 80 होता है, सॉरी 20 60 में कितना, 20 20, तो ये फ्रीक्वेंसी मिल गया, मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए क्योंकि मुझे तो एसडी और मीन निकालना है ना, तो इसी वजह से तो मिड वैल्यू दोनों केस में ही निकालना पड़ेगा। तो मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू ही मेरा अब x हो जाएगा, तो मिड वैल्यू कितना है 10 और 0 से 10 के बीच का वैल्यू 5, ठीक है। अब सभी में गैप कितने का है, 10 का गैप है, तो गैप को ऐड करोगे तो मिड वैल्यू खुद ब खुद निकल आएगा, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, ये भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो अब बोलो कितना हो जाएगा, गैप कितने का है 10 का, तो 10 + 5 15, हाँ 15 + 10 25, 25 + 10 35, 35 45, 55, ठीक है। अब मीन निकालने के लिए एफ एक्स करेंगे, तो 10 × 5 50, 18 सॉरी 8 × 15 কত হবে 15 8 120 120, अच्छा और 25 × 12
আমি অ্যাড গুলো করছি, তোমরা বলো এটা 25 ইন্টু 12, বাকি m প্লাস ইউজ करके करो कैलकुलेटर पे, हैबिट करो। 25 ইন্টু 12 60 300 নাকি? আমার তো মনে হয় 300, 300। और 15 और 35? मैम बोलो। 5 to 5 5 to 5 15 5 75, 7 15 3 45 46 47 48, हाँ। और 15 और 45? मैम 675 75। तो टोटल 2770 देख लो, ठीक आया है? एक बार चेक करके देख सकते हो। हाँ मैम ठीक है सर। तो फिर x बार कितना आ जाएगा? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f, तो 2770, और f का टोटल 80 है ना, लास्ट का टोटल 80 है ना, यही तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है। अगर इसका टोटल करोगे तो 80 ही आएगा। तो मैम डिवाइड करके देखो। 34.625 625 मतलब 63, 63 ठीक है। ये मिड वैल्यू आ गया। अब एस डी निकालेंगे, तो एस डी के लिए क्या चाहिए? सॉरी, ये मीन निकल गया, तो एस डी क्या होगा? हाँ समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, जिसमें से समेशन ऑफ एक्स बाई एन हमें पता चल गया है, ठीक है। निकालना क्या है? सिर्फ एक्स का स्क्वायर का टोटल। इसीलिए हम बोलते हैं ये फॉर्मूला ही याद रखो, बहुत जल्दी होता है। तो एन के जगह तो यहाँ एफ हो जाएगा। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी वाला है तो इसमें एफ लिखना पड़ेगा। तो तुम लोग देखो, मैंने जब फॉर्मूला लिखवाया तो जब एफ आएगा तो एफ एक्स और एफ एक्स का स्क्वायर इस तरीके से लिखवा दिया है। तुम लोग देखना, यहाँ पर एफ एक्स बाई समेशन एफ, और यहाँ पर एफ एक्स का स्क्वायर एफ एक्स, सॉरी ये वाला एफ एक्स का स्क्वायर, और इधर वाला एफ एक्स उल्टा लिख दिया, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, जिसमें से एफ एक्स बाई एफ हमें पता चल गया 34.63 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये समेशन एफ 80 हो जाएगा। बस एफ इंटू एक्स का स्क्वायर ढूंढना है, ठीक है। तो एफ इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स कितना है? मिड वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 10 250। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम लोग को करवाया था, ठीक है, अगर याद हो तो। इससे भी बड़ा कैलकुलेशन था। अब 15 इंटू 15 इंटू 8, 1800। उसके बाद 25 इंटू 25 इंटू 12, 25 25 625 इंटू 12 7500 7500। हाँ, और 15 35 इंटू 35 इंटू 15, 35 इंटू 35 इंटू 15, 18375, 45 इंटू 45 इंटू 15, 3375, और 55 इंटू 55 इंटू 20, 60,500, प्लस 3375, 18375, 7500, 1800, 250, 1,18,800, 1,18,800 divided by 80, 1485 minus 34.36 का 119923 আমার তো এটা আসছে মাইনাস मैम 34.63 तो 34.63 रूट 17.44, না ভুল চলে এলো, 16 পয়েন্ট সামথিং আসতে হবে। হ্যাঁ ম্যাম এটা 34.63। 1199 ই আসছে। আচ্ছা, তাহলে আমার ভুল হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,
1199.2369 माइनस 1485, ये जितना भी आया फिर उसका रूट 16.90904, ठीक है, तो 16.90 हो गया। अब मुझे निकालना है सीवी, तो सीवी क्या हो जाएगा, एस डी बाई मीन इंटू 100, ऊपर लिख रखा है तो यहाँ लिख देते हैं एस डी बाई मीन इंटू 100, तो एस डी आया है 16.90 और मीन आया 33.63। अब देखो कितना आ रहा है, फोर्टी 48.80%, 48.80, ये देखो अब ম্যাম आगे। ওইটা কত হচ্ছিল 16.30 তো হুম ঠিক 30 আছে না 91 এসেছিল, 16.90 এসেছিল আমার। আমার 30 এসছে 3022 আমি তো এই পুরো ডেটাটা নিয়ে করেছি, যেটা লেখা ছিল ওই জন্য আমার বোধহয় ওটা চলে এসছে। ঠিক আছে, ওটাতে কোনো অসুবিধা নেই, তুমি অপশন ওকে দেখলে পেয়ে যাবে। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फिर से हमें जो है दो वर्कर है, वर्कर ए और वर्कर इन बी, ठीक है। स्टेट इन विच फैक्ट्री द वेजेस आर मोर वेरिएबल, तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने ऐसा किया था लास्ट क्लास में कि अगर कौन ज्यादा क्या है, मतलब किसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी था ना, कि कौन से केस में वेजेस मोर कंसिस्टेंट है, तो ऐसे केस में हमें सीवी निकालना पड़ता है। यानी दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसडी और एसडी और मीन, ये दोनों ही हमें निकालना पड़ेगा, 100 से 200, और ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें मीड वैल्यू वगैरह निकालना पड़ेगा, और ये वर्कर बी का भी इसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा, दोनों केसेस में हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चलो निकलवा देते, 14.2.24, ठीक है। तुम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करके मुझे बताओगे तो हो ही जाएगा, ठीक है, जल्दी। तो 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। और जो वर्कर है, वर्कर इन ए, नंबर ऑफ वर्कर इन ए, नंबर ऑफ वर्कर इन ए, ठीक है, ये तो 8, 12, 17, 10 to 1, 12 to 2, 12 2 और 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीट वैल्यू सबसे पहले, जैसे वो वाला क्वेश्चन हो वैसे ही, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा एक बार और निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सेम यही चीज हमें करना है, तो एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो मीट वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 और 200 का 100 होता है, सब में 100 100 ऐड हो जाएगा, तो फिर इसके बाद वाला कितना आ जाएगा, 100 और 200 का, सॉरी 150 होता है शायद, 300, तो 150, 150 में 100 ऐड होगा 250, 250 में 100 ऐड होगा 350, 350 में 100 ऐड होगा 450, 450 में 550, 550 में 650, ये हो गया मीड वैल्यू, ठीक है। अब मुझे अगर एफ एक्स निकालना है तो मुझे एफ एक्स करना पड़ेगा, तो एफ एक बार ये ए के लिए हो जाएगा, और एक बार निकालेंगे एफ एक्स ऑफ बी के लिए निकालेंगे, तो एफ एक्स ऑफ ए कितना हो जाएगा 8 इंटू 150, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 150, 1200, 12 इंटू 250, इधर का भी कर लेते साथ ही साथ, 6 इंटू 150 कितना हो जाएगा 900। अच्छा, 12 इंटू 250 और 18 इंटू 250, আর 12 ম্যাম into 250 3000 আর ওই হ্যাঁ দিকেরটা 18 इंटू 250, ম্যাম 405 4500 अच्छा 17 इंटू 350, ম্যাম 5950 5950 আর ওই দিকেরটা
मैम 8,750। 8,700, हाँ 50। इधर वाला मैम 5,400। अच्छा 2 से 25। ठीक है सर। हाँ मैम। ठीक है अब ये टोटल लगाओ, तुम मीन निकाल के देख ले। हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहे हैं, तुम लोग ये एफएक्स का टोटल करो, हम ये टोटल करें। 1200, 3,000, 5,500। मैम 16,400 एफएक्स ए। Lakhs, আর ম্যাম 22,000 এফএক্স বি। 22,000 ঠিক আছে। এবার এটা বের করি, এফ এর টোটালটা এটা হলো 3 4 জলদি 65। 65 ঠিক আছে, তাহলে বের করতে হবে। एक्स बार ए निकालेंगे, समेशन मतलब 16,400 डिवाइडेड बाई 50, देख लो कितना आता है। मैम 328। अच्छा और ये वाला मैम मैम 330। 252.30। मैम अरे 330। 338. 337 हाँ 7 আসছে, 337 আসছে, না ম্যাম 338.46। 338.46 এসে গেল। কিন্তু এখানে হ্যাঁ বলছে 337 আছে বলছে, তাহলে দেখো ওই 22,000-এ কোথাও একটা ভুল হয়েছে। ঠিক আছে চেক করি। 6 হ্যাঁ ইন্টু 150, 6 5 30, 15 6 90, 6 5 6 7, ঠিক আছে 900। এটা ঠিক আছে। 18 ইন্টু 250, মানে 18 ইন্টু 25টা করবো আগে আমি, বাকি শূন্য লেগে যাবে। 4500 আছে, এটা ঠিক আছে। 25 ইন্টু 35, 8750। তোমরা যোগটা করো তো, আমি গুণগুলো দেখে ম্যাম নিচ্ছি। এটা ভুল আছে ম্যাম। ওই এফএক্স বি তে 650 ইন্টু 2 ওটা 1300 হবে। 450 হয়েছে এটা। হ্যাঁ 1300 হবে, তাহলে এখানে 50 কম হয়ে যাবে, তা 22,000-এ 50 কম। হ্যাঁ 21950 ডিভাইডেড বাই 65 हाँ 337.69। আসছে তাহলে 337.69, মানে 338 আমি ধরতেই পারি। ঠিক আছে 338 করে দিলাম। अच्छा अब एस डी ऑफ ए समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर, तो एफ एक्स स्क्वेयर बी, ठीक है। तो एफ एक्स स्क्वेयर, तो इसमें एक्स कितना था, एक्स है मेरा 150, 150 इंटू 150 इंटू 8 और 150 इंटू 150 इंटू 6, ऐसे करना है। 150 इंटू 150 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 1,80,000, और 150 इंटू 150 इंटू 6, 1,35,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद है 250 इंटू 250 इंटू 12, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 18, 11,25,000। तुम लोग ऐड करते जाओ, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तुम लोग ऐड करो, वो 1,80,75, 350 इंटू 350 इंटू 17, 20,82,500, 20,82,500। अच्छा डिवाइडेड बाई 17 इंटू 25, 30,62,500। अच्छा 450 इंटू 450 इंटू 10, 22,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12, 24,30,000।
अच्छा 550 इंटू 550 इंटू 2, अब ये दोनों में ही सेम आएगा 6,05,000, इधर भी वही आ जाए। और ये लास्ट वाला हो गया 650 इंटू 650 4,22,500 इंटू 2, इधर वाला 8,45,000। बोलो। ম্যাম এটা আসছে 53 40 লাখ lakhs কোনটা? না এফএক্স ওয়ানটা এফএক্স এটা স্পিড ওয়ান এটা হ্যাঁ বলো কত আসছে? FX আসছে 40,40,000। তাই আসছে? আর ম্যাম অত বিটা ম্যাম ওইটা 7,50,000 1,80,000 এর পরে 1,80,000 और 7,50,000 হ্যাঁ। হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে এটাই হবে। আর এদিকেরটা আমি করে নিলাম 82,22,500। দেখে নাও এটা ঠিক হয়েছে কিনা। 82,22,500 summation of fx square divided by summation of f মানে 65 minus 338 whole square, তো divided by 65 1,26,500 minus 338 into equal to 1,14,244 minus 1,26,500 plus minus use 110.7 समथिंग। ठीक है 110 ले रहे हैं और ये वाला हो जाएगा 328 होल स्क्वायर 40,40,000 डिवाइडेड बाय 50 40,40,000 divided by 50 80,800 minus 328 into equal to 1,07,000 गलत हो गया 40 फिर 3 0 40 फिर 3 0 डिवाइडेड बाय 50 80,000 হ্যাঁ বলো 26,784 আসছে। এই 328 টা না ওটা না মানে সব করার পরে রুট করার পর আসছে 163.65 116 বলছো 16 163 163 কিন্তু আনসার নেই 117 আছে। এদিকে তো একটা ভুল হচ্ছে কেন কি এইটা বেশি এটা কম হয়ে যাচ্ছে, এটা সম্ভব না, এদিকেরটাই বেশি হতে হবে। কিন্তু 328টা আমাদের ঠিক এসছে, তাহলে 328 এর যে স্কোয়ারটা করেছি ওটা ঠিক আছে, তার মানে 40,40,000টা কিছু একটা ভুলভাল হয়ে গেছে। ওটা করে দেখো আরেকবার, যোগটা করো, আমি গুণগুলো দিচ্ছি। 1,80,000 প্রথমে 250 7,50,000 তারপরে 350 ডবল 350 ডবল ইন্টু 17 20,82,500 এটাও ঠিক আছে। আচ্ছা 450 ডবল আচ্ছা আর 10 ম্যাম এটা 60,65,000 হবে টোটালটা না হ্যাঁ 20,25,000। তবু যোগটা দেখছি যখন, লাস্ট দুটো বাকি একটু দেখে নি গুণগুলো।
ইন্টু ইন্টু 2 6,05,000 আমার লেখা সবই ঠিক আছে 650 দুবার ইন্টু 1 4 লাখ হ্যাঁ আমার কিন্তু এগুলো সব লেখা ঠিক আছে তাহলে তোমাদের যোগ ভুল হয়েছে এটা এটা ভুল হয়েছে ম্যাম এটা 60,65,000 হবে। এতটা কম হবে না 60,65,000 60,65,000 डिवाइडेड बाय 50 कर लो यहाँ पर 1,21,300 ওটা 1,21,300 হবে। 1,21,300 হ্যাঁ তবে কি হতে পারে এদিকেরটা কম ওদিকেরটা বেশি হলে তো আমার নিশ্চয়ই ভুল এসছে কারণ আমার এসডি তো কোনোদিন নেগেটিভ আসতে পারে না 13,716 13,716 ম্যাম ওটা আসবে 13,716 রুট হচ্ছে 117.115। वही आंसर 117.12 तो 117.12 ठीक है अब हमें निकालना पड़ेगा सीवी निकालने से पता चलेगा कि कौन कितना फैक्ट्री किसका मतलब वेजेस कौन से वाले फैक्ट्री का ज्यादा वेरिएबल है तो एसडी बाय मीन तो मीन है 328 एसडी है 1117.12 इंटू 100 तो ये देख लेते कितना आता है ये जो भी वैल्यू आ रखा है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 320 हम कर लेते हैं क्योंकि मैंने पूरा डेटा ले लिया है तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर दिखे तुम लोग को 36 आ रहा है 36.59 ऐसे आ रहा है परसेंटेज मतलब 37 ही मान के चलो ठीक है और सीवी ऑफ बी आ जाएगा मेरा एस डी बाई मीन इंटू 100 110.7 divide 338 into 100 32.675 32.75 तो जो भी हो अप्रोक्सीमेटली आंसर थोड़ा सा इधर उधर हुआ है बिकॉज ऑफ द डेटा क्योंकि किसी जगह पे मैंने पूरा कैलकुलेटर का डेटा लिया है लेकिन 36 और 32 आ रहा है मतलब पॉइंट के पहले का अगर देखो 36 और 30 ये देखो 35 आया है वो 36 हो गया और ये 32 है मेरा भी 32 है थोड़ा सा इधर उधर हुआ है अब जिसका परसेंटेज सीवी का ज्यादा है वही ज्यादा जो है वेरिएबल कौन सा है फिर 36 तो सीवी ए जो है मतलब ये है मोर देन सीवी बी तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वेजेस ऑफ फैक्ट्री ए इज मोर वेरिएबल ठीक है ज्यादा वेरी कौन करेगा जिसका सीवी ज्यादा होगा तो फिर ए का केस में ये हो जाएगा ठीक है ये वैसे एमसीक्यू टाइप नहीं रहा चलो कोई बात नहीं कर दिया मैंने यहाँ पर सारा ही क्वेश्चन करवाए सिर्फ एक छोड़ के जो कि जरूरत भी नहीं है अब हम लोग सेट बी के क्वेश्चन में आते हैं जिस तरीके का क्वेश्चन हम लोग का आने का चांसेस होता है एमसीक्यू भी हम लोग जरूर करेंगे यहाँ पर जो ये थियोरिटिकल वाला है हाँ थियोरेटिकल वाला भी तो कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो सारा क्वेश्चन ही कर लिया चलो थियोरेटिकल वाला से ही स्टार्ट करते हैं बोल रहा है राइट डाउन द करेक्ट आंसर ईच कैरीज 1 मार्क ठीक है तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है बोल रहा है टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन अगर हम लोग दो डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं मतलब दो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं क्या उसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन एक जैसा आ सकता है आइडेंटिकल या फिर हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ऑल ऑफ द स्टेटमेंट एबीसी सारा करेक्ट है बोलो क्या आंसर होगा ये भी मैंने स्टार्टिंग में डिस्पर्सन जब करवाया तभी मैंने तुम लोग को जो एग्जांपल दिया था कि डिस्पर्सन हम लोग क्यों सीख रहे हैं तो वहीं पर मैंने ये चीज तुम लोग को बताया था देखो कि हम लोग का दो सीरीज मैंने लिया था जिसका मीन मीडियन मोड मेरा एक ही जैसा आया था मीन मीडियन ठीक है मोड भी सेम आंसर दोनों में 0 लेकिन उसका जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक जैसा था बट डिस्पर्सन का आंसर अलग आएगा अगर हम लोग निकालेंगे ठीक है तो यहाँ इसका मतलब देखो अगर हम लोग कोई सीरीज लेते हैं ठीक है उसमें हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आइडेंटिकल आंसर मतलब दो अलग अलग सीरीज है बट दोनों का ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर सेम आ सकता है तो ये बात तो कोई गलत नहीं है और बोल रहा है कि डिस्पर्सन का भी आंसर सेम आ सकता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें मेरा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का आंसर सेम नहीं होगा हो सकता है जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जर्वेशन ले लिया 2
और ये मान लो मैंने ले लिया 10, ठीक है, और मैंने बोला कि रेंज निकालो। तो रेंज कैसे निकालोगे, शॉर्टर मतलब शॉर्टेस्ट लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट करके 8 हो गया। अब मान लो मैंने ऐसे लिया, एक डेटा ले लिया 18 और एक टेल ले लिया, और मैंने बोला कि रेंज निकालो, तब भी तुम लोग का कितना आएगा 18। ये तो हो ही सकता है, ये नॉर्मल बात है, ऐसा थोड़ी है कि जरूरी नहीं है कि मेरा आइडेंटिकल नहीं होगा, हो भी सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। तो बोलो कौन सा आंसर ठीक रहेगा, বলে দিলাম তো কি আমার অবজারভেশনস যেরকমই হোক না কেন, আমার দুটো অবজারভেশনস এর ক্ষেত্রে মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি তো তোমাদেরকে আমি এখানে লিখে দেখিয়েছি যে মিন মিডিয়ান মোডের আনসার এক হয়েছে, তো এক হতেও পারে আলাদাও হতে পারে, ওরকম তো কোনো गारंटी नहीं, কিছু হতে पारे। डिस्पर्सन तो अभी दिखाया तुम लोग को रेंज की, दो अलग सीरीज था फिर भी आंसर सेम आया। ম্যাম তিন এবিসি তিনটেই তো হবে। তিনটেই হবে, ঠিক কথা है। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका हो सकता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर सेम आ रहा है और डिस्पर्सन का भी सेम आ रहा है, और आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो रहा है बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन अलग हो रहा है, हो सकता है। या फिर डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी है बट आइडेंटिकल एक ही जैसा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, तो वो तो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता, अगर होता तो हम जरूर लिखवाते, ठीक है, कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो देखो कैलकुलेशन देगा, तो अगर मेरा सीरीज में ऐसा है तो हो सकता है वैसा। ये तो मैंने देखो जस्ट समझाने के लिए बोला था कि क्यों हम लोग डिस्पर्सन पढ़ रहे थे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हमेशा ही दो सीरीज के केस में हमारा एम जीएम ये सब वैल्यू जो है एक जैसा होगा, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक जैसा हो जाता है तब इससे प्रॉब्लम होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि स्कैटरनेस डेटा का क्या है, तो वो पता करने के लिए डिस्पर्शन का यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइडेंटिकल आंसर आ ही नहीं सकता है, आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। तो 1 का आंसर हो गया मेरा डी, ठीक है। अब सेकेंड वाले में बोला है डिस्पर्सन क्या मेजर करता है, ये भी बताया हुआ है। द स्कैटरनेस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। बोलो कौन सा होगा, कॉपी के स्टार्टिंग में देखो, अगर लिखे हो तो दिख जाएगा। और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले ही 2 सेकंड भी नहीं हुआ। मैम द स्कैटरनेस ऑफ अ सेट ऑफ हाँ, ऑब्जर्वेशन। स्कैटरनेस मतलब कितना डेटा फैला हुआ है, अभी तो दिखाया, अभी बताया और फुल बताया हुआ भी है, फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन बताते हुए ये चीज मैंने रिपीट किया। कम से कम देख के बताओ एटलीस्ट, तो भी तो दिमाग में रहेगा ना बात, और एकदम नहीं कोशिश करोगे तो एग्जाम में तो और भी नहीं हो पाएगा। फिर बोल रहा है व्हेन इट कम्स टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, जब दो या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना होता है तो हम लोग कौन सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज करते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, दोनों ही, या तो ए या तो बी। कंपैरिजन के केस में कौन सा यूज होता है ये भी बताया था, वो भी मतलब एग्जाम्पल के साथ। कॉपी में देखो, थोड़ा मेहनत करो। मैम रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। হ্যাঁ বুঝিয়েছিলাম যে रिलेटिव मेजर्स सब লেখা আছে, দেখলেই পাবে। ये देखो यहाँ पर वेट और हाइट कंपेरेबल नहीं था क्योंकि सबका डिफरेंट यूनिट है, तो मुझे यूनिट फ्री मेजरमेंट चाहिए जो कि मुझे रिलेटिव मेजर्स देता है, क्योंकि उसमें हम लोग परसेंटेज में ट्रांसफर करते हैं, तो डिवाइड फॉर्म आता है, तो सेम जो परसेंट सेम जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो दोनों का आंसर, वेट और हाइट दोनों का आंसर हमारा परसेंटेज में आ गया था, तो हम लोग कंपेयर करके बता पा रहे थे कि किसका मतलब हाइट और वेट कौन सा क्या है, वो हम लोग बता पा रहे थे, ठीक है। बेसिकली कंपेयर करना पॉसिबल था। ये हो गया थर्ड नंबर का बी। फोर्थ नंबर, विच वन इज इजियर टू कंप्यूट, सबसे आसान क्या है कैलकुलेट करना, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, बोथ ए एंड बी, रेंज। बोलो सबसे आसान क्या होता है कैलकुलेट करना, ये तो कॉमन सेंस से बताना है। देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एब्सोल्यूट है, रिलेटिव हो, उसमें तो सारे चीज आ जाएंगे ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सारे तो आंसर हो नहीं सकते हैं। क्या तुम लोग ये बोलोगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन रिलेटिव वाला कैलकुलेट करना आसान है, तो उसमें तो सारे कैलकुलेशंस आ जाएंगे, तो क्या सारे ही आंसर हो सकते हैं, थोड़ी ना ऐसा होता है।
ম্যাম এতগুলো তো শিখলে, সব থেকে সহজ কোনটা? ম্যাম রেঞ্জ। তাহলে और ये भी लिखवाया हुआ है, दिखाएं? देखो, मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है कि तुम लोग के पास सारे डेटा जो है अवेलेबल हो एग्जाम टाइम में। अब इसका यूज करना जो है, जो लिखा हुआ है उसको सही तरीके से यूज तो तुम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट ये सिंपल है, ये तो तुम लोग को समझ में आ रहा ही होगा। चाहो तो यहाँ ये एक डीमेरिट्स लिखवाया था कि रेंज जो है वो मतलब आइडियल नहीं है, क्योंकि वो सारे ऑब्जर्वेशंस को कवर नहीं करता है। और यहाँ पर एक स्टार दे के लिख सकते हो, रेंज जो है सबसे सिंपल और इजी टू कंप्यूट है। वो तो देखो वैसे भी पता चल रहा है, लिखवाए नहीं है। चलो मैंने लिखवा दिया, मैंने बोला था लिखवाया है बट नहीं लिखवाया, बट ये पढ़ के समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर बोलो विच वन इज एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन? रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल ऑफ दिस। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है? एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है, उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो फिर ये इतना अच्छा सा टेबल बना के मेरा फायदा क्या है? मुझे बनाना ही नहीं चाहिए, फिर हम तो बुक से ही दिखा देंगे। इतना मेहनत क्यों करे कोई, अगर मेहनत का रिटर्न कुछ नहीं है। बोलो। ম্যাম অল অফ দিস হবে। তাহলে এগুলো বলছো না তোমরা, তাহলে আমি কি করব বলো? তো লেখালেখি করিয়ে বই থেকে দেখিয়ে দেবো তাহলে? তো দেখে বলো। विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज मोस्ट यूजफुल? सबसे यूजफुल कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और रेंज। यूजफुल मतलब जो बहुत ज्यादा काम में आता है, तो जो सबसे अच्छा है वही मोस्ट यूजफुल होगा। तो सबसे अच्छा कौन है? ম্যাম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। 7th नंबर में विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन? आज ही बहुत बात किया, एक्सट्रीम मतलब साइड के दो ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर ही नहीं करता है, मतलब वो कैसा भी रहे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। बहुत कुछ डिस्कशन किया, बोलो। আজকেই তো বললাম 25% ওদিকে 25% এদিকে। হ্যাঁ বলো, এ বি সি ডি কি হবে? ম্যাম ডি হবে, কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন। আজকেই তো কত কি বললাম এইসব নিয়ে। Which measures of dispersion is based on the absolute deviation only? कौन सा ऐसा measures of dispersion था जहां पर हम लोग absolute deviation का यूज किए थे? तो मैंने हर जगह पे डेफिनेशन लिखवाया, देखो कहाँ absolute deviation लिखवाया है। absolute मतलब मॉड का यूज होगा। कौन से वाले डिस्पर्सन में मॉड का यूज होता है? इतने सारे तो किए, रेंज किया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट क्लास किया, मीन डेविएशन किया है, फिर क्या बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन किया। तो क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में तो मुझे कहीं मॉड नहीं दिखा, रेंज में भी मुझे मॉड याद नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग बोलो मॉड कहाँ देखा था? मीन डेविएशन। तो फिर मीन डेविएशन होगा ना। इतना सा तो याद जरूर होगा। 9th नंबर which measure is based on only central 50% of the observation? 50% ऑब्जर्वेशंस में बेस्ड कौन होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, ऑल ऑफ द मेजर्स। बोलो, आज ही तो बताया। 25 इधर का खत्म, 25 इधर का खत्म, तो 50% जो निकलता है, तो ये 25-25 कितना हो गया? 50% चला गया, तो बचा कितना? ম্যাম 50। तो फिर उस पे कौन बेस्ड है? ম্যাম কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন। ताले बी, क्वार्टाइल डेविएशन। 10th नंबर में बोला है विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन? सारे ऑब्जर्वेशन को कौन कंसीडर करता है? मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। और डी में बोला है ए एंड बी बट नॉट सी। बोलो कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑब्जर्वेशंस को कौन नहीं लेता है? आज ही तो डिस्कस किया, सारे ऑब्जर्वेशंस को नहीं लेता है। 25 इधर 25 उधर को
হ্যাঁ বলো কি আনসার হবে? কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন তো নেয় না পুরোটা। হ্যাঁ তাহলে এটা যদি হবে না তাহলে বাকি কে পড়ে থাকলো? মিন আর স্ট্যান্ডার্ড মানে ডি হবে। হ্যাঁ, আর এমনিতেও স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তো এক্ষুনি করলে, এই যে এত বড় বড় কোয়েশ্চেন করলে, এখানে তো প্রত্যেকটা অবজারভেশনকে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের তো কোনো কিছু অবজারভেশন ছাড়া হচ্ছে না। যেমন এইখানে আমরা যখন করলাম এই অঙ্কটা, তো এখানে তো আমরা শুধু এই অবজারভেশনের উপরে ডিপেন্ড করছি, এই বাকিগুলোর সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগই হলো না। लेकिन ये नीचे का जो किया ना, उसमें देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में सारे ऑब्जर्वेशन कंसिडर्ड होते हैं, ठीक है। और मीन डेविएशन का भी अगर देखोगे तो देख लेना, सारे ऑब्जर्वेशन कंसिडर होते हैं। और इवन ये लिखवाया हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर लिखवाया हुआ है। ये देखो एब्सोल्यूट इसमें ही होता है एब्सोल्यूट डेविएशन, ये देखो, और यहाँ पर दिखाते हैं। रूट मीन ऑफ स्क्वेयर, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का आ गया। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, ठीक है। मुझे दिख तो नहीं रहा है, अगर लिखवाया भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है लिखवाया था, अगर नहीं लिखवाया तो लिख सकते हो कि मीन डेविएशन सारे सारे ऑब्जर्वेशन पे। लेकिन मुझे लग रहा है अगर नहीं वो लिखा है तो एटलीस्ट बोला होगा मैंने, क्योंकि रेंज का डीमेरिट से ये था कि रेंज जो है वो सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन पे काम करता है, तो उसी का ओवरकम करके जो बेस्ट मेथड उसके बाद वाला लाया गया। ये देखो ये लिखा था ना, रेंज इज नॉट आइडियल बिकॉज ये सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस को लेता है, तभी जाके मीन डेविएशन को लिया गया जहां पर सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करके किया जाता है। इस तरीके से मैंने बोला था, इतना मुझे याद है, लिखवाया नहीं है बट इतना मुझे याद है, ये मैंने बोला था। तुम लोग क्लास में भी सुन सकते हो क्लास को दोबारा, तो वहां मैंने बोला है ये चीज। तो आंसर डी होगा। और वैसे भी कॉमन सेंस, अगर मेरा ये नहीं होगा तो फिर मेरा ए और बी दोनों में से कोई एक होगा। तो अब यहाँ पर देखो ए एंड बी बट नॉट सी भी दिया हुआ है, तो फिर थोड़ा दिमाग चलाओगे तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए, और थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए कि क्या होगा। एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, बोलो ओपन एंड के लिए एप्रोप्रिएट कौन है? एस डी, एम डी, क्यू डी, ऑल ऑफ दिस। आज ही तो डिस्कस किया ओपन एंड क्लासिफिकेशन, आज क्लास के स्टार्टिंग में तो यही बकबक किया मैंने। हाँ बोलो। मैम क्वार्टाइल डेविएशन। क्यू डी क्वार्टाइल डिवीजन, तो 11 का सी हो जाएगा। 12th नंबर बोल रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, सबसे कॉमनली यूज्ड कौन होता है? क्या लगता है तुम लोग को कॉमनली क्या यूज होगा? जो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा वही लोग ज्यादा यूज करेंगे ना। हाँ बोलो मैम। सर, बोलो सबसे अच्छा। स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जो चीज पॉपुलर वही होता है जो अच्छा होता है, ठीक है। तो फिर अच्छा अगर एसडी है तो लोग उसी को ज्यादा यूज करेंगे। Which measures of dispersion has some desirable mathematical property, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के साथ बना हुआ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है? स्टैंडर्ड, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ऑल ऑफ दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन में जाओ एक बार, देखो कुछ ना कुछ दिख जाएगा मेरे हिसाब से। ये आगे वाला पेज। देखो जहां मॉड्यूलस वगैरह नहीं होता है वहीं पर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो इसमें से कौन से मेथड्स में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ है? जहां मॉड यूज होता है, मॉड कहाँ यूज होता है? मीन डेविएशन में, तो आंसर मीन डेविएशन तो होगा नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फिर डिजायरेबल मतलब सबसे बेस्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कहाँ यूज हुआ है? तो देखो क्वार्टाइल में, क्वार्टाइल लेकिन मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज नहीं करता है बेसिकली। क्यों बोलो तो, वो तो फॉर्मूला बनाया गया है, वो बात अलग है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। याद करो मीडियन, मीड वैल्यू, ठीक है, मीड वैल्यू क्वार्टाइल की, तो ये हम लोग देख के भी बता सकते हैं कि
ये डेटा मेरे मिडिल में है, ठीक है। अगर मेरा डेटा का मतलब लेंथ कम हो तो हम देख के भी बता सकते हैं, लेकिन जब लेंथ ज्यादा होता है तब फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला अलग चीज हो गया, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी अलग चीज हो गया। तो बोलो फिर किस में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज होता है? हम स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी उसी में यूज होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। थर्टीन का ए हो गया। अच्छा 14, इफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी रिमेन्स द सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 महीने से प्रॉफिट सेम चल रहा है, देन द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर दिस 10 मंथ्स वुड बी। तो स्टैंडर्ड डिविजन अगर निकाले उस प्रॉफिट के डेटा का, तो फिर स्टैंडर्ड डिविजन कितना आएगा? अगर सारे डेटा मेरे सेम है तो एसडी का आंसर क्या आएगा? एसडी के प्रॉपर्टी लिखवाए हुए हैं वहां पर, देखो समझ जाओगे। नहीं पता? ये देख, জিরো হবে। জিরো হবে, কারণ যখন স্ক্যাটারনেসই নেই, তুমি যে মেজার্স অফ ডিসপারশনই ইউজ করো না কেন তোমরা, তো সেটাতে তো আনসার আমার জিরোই আসবে। কোথায় আছে এটা কিন্তু कंफर्म लिखाना इधर, कांस्टेंट होने से जीरो ही आएगा, करके देख सकते हो, क्योंकि स्कैटरनेस रेज ही नहीं करेगा, एराइज ही नहीं करेगा, तो फिर किस चीज का जो है स्कैटरनेस, तो डिस्पर्सन होगा ही नहीं, तो आंसर मेरा जीरो हो जाएगा। फिर बोल रहा है विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग ए पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन आफ्टर कंबाइनिंग सेवरल ग्रुप्स। तो ग्रुपिंग वाला मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एक ही हम लोगों ने सीखा, वो कौन सा था? कि कंबाइंड दिस, क्या सीखा हम लोगों ने? कंबाइन क्वार्टाइल डेविएशन सीखा, कि कंबाइन हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा है, कि कंबाइन हम लोगों ने रेंज सीखा है, कि कंबाइन हम लोगों ने मीन डेविएशन सीखा है? क्या सीखा है? कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, तो वही आंसर होगा। और ये बोलते वक्त मैंने बोला भी था, पूल्ड वाला लैंग्वेज मैंने बोला था कि क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो तुम लोग इसको जरूर याद रखो। ये देखो, ये वाला कंबाइनिस्टी। अच्छा, फिर इसके बाद 16, ए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन। बोल रहा है कि अगर ओरिजिन शिफ्ट होता है, मतलब प्लस माइनस करने से किस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? आज ही बोला, कोई भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में ओरिजिन चेंज का इम्पैक्ट नहीं आता है। तो रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल ऑफ दिस एंड क्वार्टाइल डेविएशन, कौन सा आंसर होगा? मैंने आंसर ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में ओरिजिन का इम्पैक्ट नहीं आता है। मैम ऑल ऑफ दीज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ, तो फिर आंसर डी होगा कि सभी के सभी जो ऑप्शंस है वो एक में भी इम्पैक्ट नहीं आएगा और ऊपर से क्वार्टाइल डेविएशन में भी नहीं आएगा। तो 16 का आंसर डी हो जाएगा। रेंज, इसका रेंज बताओ क्या होगा? लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट होता है, इतना समय लगेगा। लार्जेस्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है 20 है, और स्मॉलेस्ट क्या है? 9 है। तो 20 माइनस 9 कितना होता है, उतना बताना है। हाँ, बस वही 11। बताना है। 11, 20 माइनस 9, 11, यही बताना था। 18th नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका बताना है। 10 16 10 16 10 10 16 16 इज क्या होगा? तो क्या ये कैलकुलेट करोगे? तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब कर सकते हो बट कुछ अलग तरीके से करना चाहिए। तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं 18 का आंसर। एक सॉरी, यहाँ लिख दिया मैंने इफ, ठीक है। तो मुझे क्या दिया है? 10 और 16। 10 कितने बार है? फ्रीक्वेंसी कितना है 10 का और 16 का? 4। मैम कितना 4 है? और 4 4 4 और बार 4। 4 है। हाँ, अब हम लोगों ने एक चीज सीखा है। क्या सीखा है? एसडी में तुम लोग देखो, अगर कोई भी हमें दो ऑब्जर्वेशन का एसडी निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो उसमें मैंने तुम लोग के एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, याद है? मॉड ऑफ ऐसा कुछ था। ये प्रीवियस वाले पेज में होगा।
लास्ट क्लास में लिखवाया था, इतना मुझे याद है। कहाँ चला गया मेरा पेज, इधर उधर हो जाता है। ये रहा, मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो एस डी हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो पहले ये बोलो कितना हो रहा है, फिर हम बताते हैं। ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो क्या 3 ऑप्शन में है? हाँ है, सी। 18 का आंसर मेरा सी हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी का तो इम्पैक्ट नहीं आया। अगर फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट दे भी देते हो तो भी मेरा यही आंसर आएगा, क्योंकि दो ही वैल्यू है। देखो क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे को बोला है कि मेरा दो वेरिएबल अगर हुआ तो a माइनस बी बाई 2 होगा। तो यहाँ तो मेरा दो वेरिएबल है, चाहे वो कितने बार भी खुद को ऑकर क्यों ना करवाए। a और a माइनस बी, ये जो मुझे यहाँ प्रॉपर्टी बताया गया था, प्रॉपर्टी में क्या बोला था, एनी टू नंबर्स, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर के केस में ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो दो नंबर है 10 और 16, ठीक है। चाहे 10 कितने बार भी हो, तो मेरा ये वाला आ जाएगा। बाकी अगर चाहे तो हम लोग इसको एफ एक्स वगैरह करके कर सकते हैं, तो भी मेरा सेम ही आंसर आएगा। देखो जैसे अगर करोगे तो एफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये हो गया 64, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 104। तो एक्स बार कितना हो जाएगा 104/8, तो कितना होता है 13 होता है, ठीक है। और समेशन सॉरी एफ एक्स, सॉरी एफ इंटू एक्स स्क्वेयर, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 4 400, 16 इंटू 16 इंटू 4 1024 प्लस 400 1424। लेकिन इतना टाइम लेके हम लोग करें क्यों, जब हमें पता है कैसे करके निकलेगा, ठीक है। तो एस डी हो जाएगा समेशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एफ माइनस 13 का होल स्क्वायर। तो ये डिवाइडेड बाई ए माइनस 13 एट स्क्वायर कत है, मैम 169 है। 169। तो फिर 9 का रूट यानी 3। देखो सेम आंसर आ गया, ठीक है। और एक तरीके से भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करके भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। अगर दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी इग्नोर करके करेंगे तो भी मेरा सेम आंसर आएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, हम हर एक तरीके से दिखा देते हैं। मैम 16 स्क्वायर 256। 256, तो इसका टोटल हो गया 356। और ये कितना हो जाएगा 16 और 10 26, ठीक है। तो 356 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 26/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 356/2 कितना हो जाएगा मैम 178। 178। और ये 13 हो जाएगा 26/2, 13 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। सेम अभी अभी यही डेटा आया था, रूट ओवर ऑफ 9। तो आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। तो किसी भी तरीके से करो, फ्रीक्वेंसी लेके करो। हाँ, फ्रीक्वेंसी कब इग्नोर कर सकते हो, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इसको लिख लेना। जब फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो फ्रीक्वेंसी का इंपैक्ट नहीं भी दोगे, जो आंसर आएगा दोगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स करके बढ़ रहा है दोनों ही, ठीक है। तो अगर 4 टाइम्स करके ना ले तो भी मेरा सेम आंसर। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी 3 होता, एक जगह पे 5 होता, तब ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम है तभी हम लोग फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करके ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। बाकी ये तो देखो फ्रीक्वेंसी के साथ ही है, ये तो नॉर्मल तरीके से हो गया कि अगर फ्रीक्वेंसी के साथ दिया है तो कैसे करके निकालोगे। लेकिन ट्रिक क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी इग्नोर करके या तो फॉर्मूले में कर सकते हैं या तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले में कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तुम लोग अपने हिसाब से लिख लो कॉपी में कि मैंने क्या बोला, कि फ्रीक्वेंसी अगर सेम है देन वी कैन इग्नोर टू कैलकुलेट, ठीक है। कोई भी मतलब मेजरमेंट हो, ऐसा नहीं कि एसडी के केस में ही होगा। अच्छा, 19 बोल रहा है कि फॉर एनी टू नंबर्स एसडी इज ऑलवेज, बोलो अभी सीखा है, दो नंबर के लिए एसडी क्या होगा, अभी सीखा, मॉड ऑफ ए मैम माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। हाँ बोलो। मैम हाफ हाफ ऑफ द रेंज। है बी 20 और 21। 20 में क्या बोला है, 20 में बोला है कि
If all the observation are increased by 10, then SD would be increased by 10, mean would be increased by 10, quartile deviation would be increased by 10, all these three remain unchanged. तो increase by 10 का मतलब देखो, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है x, ठीक है, तुम लोग को मैंने ये इससे सिखाया था, क्या बोलते हैं, रेंज से, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन है मान लो 2 और 8, एक एग्जाम्पल दे रहे। इंक्रीज बाय 10 मतलब क्या होगा, क्या x प्लस 10 होगा या x इंटू 10 होगा, पहले ये बता दो। मैम ये प्लस प्लस, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना 18 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है, ये ओरिजिन चेंज हो गया। ओरिजिन चेंज होने से मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इंपैक्टफुल नहीं होता है। मतलब 2-8 का रेंज जो आएगा, इसका भी रेंज वही आएगा। 2-8 का एसडी जो आएगा, इसका भी एसडी वही आएगा। 2-8 का मीन डिविएशन जो आएगा, इसका भी मीन डिविएशन वही आएगा। 2-8 का स्टैंडर्ड डिविएशन जो आएगा, इसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन वही आएगा, ठीक है। तो बोलो आंसर क्या होगा फिर। वही लिखवाया हुआ है कि चेंज ऑफ ओरिजिन में इंपैक्टफुल नहीं होता है। बोलो। मैम ऑल दीज थ्री रिमेन अनचेंज्ड। डी, हाँ ठीक है। और 21 में बोला है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर सारे ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, मतलब x इंटू 2 हो रहा है, तो उस केस में ये तो ओरिजिन चेंज है। ओरिजिन चेंज होने, सॉरी, स्केल चेंज है। स्केल चेंज होने से इंपैक्ट होता है, कितने से होता है, उतने ही वैल्यू से होता है जितने वैल्यू से ओरिजिनल डेटा का इंपैक्ट हुआ। मतलब इसका जो आंसर है उसमें मल्टीप्लाई 2 करने से चेंज डेटा का आंसर वही आ जाएगा। जैसे इसका रेंज का आंसर जो भी होगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई करने से ये चेंज डेटा का भी हमारा आंसर आ जाएगा इंटू 2 करने से। तो बोलो, अगर हम लोग मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रहे हैं तो एस डी वुड बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2, एस डी वुड बी हाफ ऑफ द प्रीवियस एस डी, एस डी वुड बी इंक्रीज बाई 2, एस डी वुड बी डिक्रीज बाई 2। तो सारी चीज एस डी के ऊपर बोला है, तो एस डी का वैल्यू क्या होगा, प्रीवियस वाले के आधा हो जाएगा, प्रीवियस वाले से 2 ज्यादा होगा, प्रीवियस वाले से 2 कम होगा, या फिर 2 गुना होगा। ए হবে मल्टीप्लाइड बाय ठीक है, 2। हाँ, सेम रेशियो में चेंज होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। तो ये सभी हमें ज्यादा पूछता है, ठीक है। बोलो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, ये डेटा दिया हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला देखो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। बोलो कितना माइनस कितना लिखे, 90 लार्जेस्ट दिख रहा है। 90 90 माइनस 60 और 90 प्लस 60 49 49 মানে 30 ইনটু 100 ম্যাম 20 হবে। 20 20, अच्छा, तो बोलो इसमें से कौन सा आंसर होगा, डी की बी, दो 20 है। तो कोफिशिएंट तो यूनिट फ्री मेजरमेंट है, तो बोलो क्या होगा। मैम डी। अगर रुपीज डी बोलोगे या टिक करके आ जाओगे तो सही करने के बाद भी तो गलत ही हुआ ना फिर। तो इसीलिए समझना जरूरी है कि यूनिट फ्री मेजरमेंट दे रहा है, रुपीज रुपीज कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो फिर मेरा बी ऑप्शन नहीं हो सकता। बी तब होगा अगर बोलेगा रेंज निकालो, तो क्या आंसर दोगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो 20 आएगा। नहीं 20 आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, कितना आएगा, 90 माइनस 30 आएगा, तब 30 आएगा, ठीक है। 90 माइनस 60 तो 30 आएगा, रुपीज 30 तब आंसर होगा। समझ में आया बात। हाँ मैम। If Rx and Ry denote range of x and y respectively, where x and y are related by 3x plus 2y plus 10 equal to 0, what would be the relation between x and y, ठीक है। तो हमें Rx and Ry मतलब रेंज ऑफ x और रेंज ऑफ y बोला है। और x और y आपस में कैसे रिलेटेड है, मैम 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसको वही अरेंज करो। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स,
-5 प्लस -3/2, क्योंकि देखो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है तो माइनस को ब्रैकेट में रखना पसंद करते हैं, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है कि आर एक्स और आर वाई किस तरीके से रिलेटेड होगा, तो मुझे फॉर्मूला पता है, क्या है, आर वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू आर ऑफ एक्स होता है। ये सभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में यही होता है, रेंज हुआ तो आर, एस डी हुआ तो एस डी, ठीक है, एम डी हुआ तो एम डी, क्यू डी हुआ तो क्यू डी, सेम यही फॉर्मूला। तो आर वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी कितना है इंटू आर एक्स, बोलो मॉड ऑफ बी कितना है, -3/2। तो मॉड के बाहर आएगा तो माइनस का तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2RY इक्वल टू 3RX आ रहा है, तो देखो कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, 2RY इक्वल टू 3RX, बोलो कौन सा आंसर हो रहा है। मैम सी, 2 आ हम्म सी, ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं, सी होगा। अच्छा, फिर थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है देखो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने बोला है इसका, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, जैसे ये 10 to 19 है 20, तो हमें क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस ले रहा है, लोएस्ट और हाईएस्ट, तो हाईएस्ट अपर क्लास बाउंड्री कौन सा है, ये वाला, और लोएस्ट जो है ये है 10 है, तो 10 तो 10 नहीं रहेगा, 0.5 से इसे ठीक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो 10 के जगह कितना लिखोगे, मैम 10 9.5। हम्म और ये कितना हो जाएगा 59.5, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, फिफ ना, है ठीक ठीक, 59.5, 9.5, 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100, बोलो कितना आ रहा है, ये तो 50 आ रहा है, और ये हो गया 9 9 18 8 18 বাজে 68 আর একে 69 ইনটু 100, দেখো তো কত আসছে। मैम 72.46 মানে सी। সি। হুম क्वेश्चन नंबर 4, इफ रेंज ऑफ x इज टू, व्हाट इज द रेंज ऑफ -3x प्लस 50, मुझे रेंज ऑफ x इज टू बोला है, मुझे निकालना है रेंज ऑफ -36 प्लस, ये माइनस है, ठीक है, -36 प्लस 50, ठीक है। तो ये -36 प्लस 50 को हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू है, इसको y में असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे पता है मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब रेंज ऑफ ये, और इसको मैंने अगर y मान लिया है तो मुझे निकालना पड़ेगा इसका मतलब रेंज ऑफ y, निकालने से ही इसका आंसर आ जाएगा। तो रेंज ऑफ y क्या होता है, मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x होता है, जिसमें से मुझे रेंज ऑफ x पता है 2, और इस इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ b क्या होगा। तो a ये वाला है और b कितना है -3, a प्लस बी एक्स होता है तो -3, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो आंसर 6 हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर 6 यानी ऑप्शन बी, बोलो बुझा गया, या मैम। ठीक है। तो अब फिफ्थ नंबर पे देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, 5 8 6 3 4, तो ये तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 8 6 3 4, हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो वो कैसे निकलता है, ऐसे मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, क्योंकि मीन डेविएशन का मतलब क्या था कि मुझे अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से अपने ऑब्जर्वेशंस का गैप यानी डिफरेंस निकालना है, वो भी एब्सोल्यूट, तो दैट इज मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, और उसका फिर मीन निकालना है तो डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार, तो सबसे पहले समेशन x निकालेंगे और उससे x बार निकालेंगे, समेशन x कितना हो रहा है, 8 और 6 11, 11 और 8, सॉरी 5 और 6 11, 11 और ये हो गया इधर 15, 15 और 11, 5 और 1 6, 26 हो रहा है आई थिंक, 1 2 3 4 5, কত হচ্ছে 26 ही হচ্ছে কি, নাই না ভুল করলাম নাকি, मैम 26। তাহলে 26/5, 5.2। 7 পয়েন্ট, ও হ্যাঁ 5.2, হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে, ঠিকই হয়েছে, 5 5 25,
तो 5 माइनस 5.2 कितना होगा? 0.2। 8 माइनस 5.2 2 2.8 पॉइंट, हाँ, और 6 माइनस 0.8 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.2 तो 10.6 में की। হুম 10.6 ডিভাইডেড বাই 5 কত হয়? কতই হবে? 2.12। देखते हैं, आंसर तो मैच नहीं हुआ। 5 का आंसर है सी, मतलब 1.44 होना चाहिए। কি ভুল হয়ে গেল? 58634 58634 সবই ঠিক লিখেছি। 4 6 10 ম্যাম 3 ওটা ने ম্যাম 3 মাইনাস 5.2 ওটা তো মাইনাস 2.2 আসছে এখানে। এইটা না, হ্যাঁ তাহলে 1 ঠিক পয়েন্ট করো। ম্যাম ওটা 3 মাইনাস 5.2 করতে হবে তো, হুম ওটা মাইনাসে আসছে তো মাইনাস 2.2। মাইনাস তো লিখবো না, না মড আছে তো। এইটা হ্যাঁ ভুল আর হয়েছে, বরং 4টা 4 লিখে দিয়েছি, এই দেখো। 4 হ্যাঁ মাইনাস 5.2 মানে 1 পয়েন্ট। 1.2 হ্যাঁ এবার ঠিক করতে হবে, এবার ঠিক আছে। 0.2 এটা 7.2। ডিভাইড করো 5 দিয়ে, 1.44 আসছে। হ্যাঁ ম্যাম 1.4। তাহলে ঠিক আছে, আমি ওটা ভুল লিখে দিয়েছিলাম ক্যালকুলেশনটা। 1.44 7.2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 2 कैलकुलेशन मैंने गलत लिख दिया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन सी 5 का। अच्छा ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। खुद से भी कोशिश करो ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो। तो 5 तक किया है, अब बाकी सब हो गया है। तो हम लिख के रखते, नहीं तो हम भूल जाएंगे। सेट बी का 6 से कंप्लीट करना है, और सेट सी का पूरा बाकी है, ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पूरा ही होमवर्क ले सकते हो, क्योंकि सारा चीज तो करवा दिया, उसके बाद ही हम लोग कर रहे हैं। ये नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। ठीक है सर, बाय।